जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं मंच पर उपस्थित मंचासीन हमारे आदिवासी पुरखों बिरसा मुंडा, राणा पुंजा भील, टंटा मामा भील और साथ ही साथ हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, हमारे भीलों के लिए बलिदान देने वाले हमारे दादा मन्नारे जगदीश पांडुर को भी शत शत नमन करती हूँ। भाइयों, आपके संरक्षण हेतु जिस विचारधारा को लेकर हम लोग चले थे, उस विचारधारा आज यहाँ तक पहुंच गई है कि हमारे बातों को बोलने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में विधानसभाओं और लोकसभाओं में भी आपके प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे ही समाज के आम राय से उत्पन्न चुने हुए लोगों को विधानसभा और संसद में बोलने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जोहार। यूं तो मैं सामाजिक हूँ और अपने परिचय के तौर पे मैं बता देना चाहती हूँ कि जब भी मुझे मंच पे बुलाया जाए तो मुझे बबीता कच्छप की जगह पे मुझे बबीता मसार करके बुलाया जाए, क्योंकि मैं तो झारखंड की बेटी हूँ। लेकिन आपके भील समुदाय के एक बेटे रसूल मसार भील के साथ में ससम्मान मेरी शादी, मेरी बारात वहां झारखंड गई और वहां से बारात लेकर वापस बहू के रूप में मुझे भील प्रदेश में लेकर आए। मैं याद करती हूँ कि जिस समय पे मैं समाज सेवा कर रही थी और समाज सेवा करते हुए वहां पे झारखंड में जो मुंडा समुदाय के जल जंगल जमीन की हमने लड़ाइयां शुरू की थी, उस लड़ाइयों के दौरान में वहां के जो मुंडा आदिवासियों की जमीन पे गड़ा हुआ 10 लाख टन सोना। एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका है, आज विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है, उसके पास मात्र 6 लाख टन सोना है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भारत में ये जजमेंट दे चुका है, जो सबसे बड़ा कोर्ट है। उसने क्या कहा कि जिसकी जमीन उसका खनिज, मतलब आपकी जमीन पे अगर सोना, लोहा, चांदी, लोह जो भी है आपकी जमीन पे निकलता है तो उसपे सबसे पहला अधिकार आपका होगा। और झारखंड में जो 10 लाख टन सोना था, हमारे आंदोलन का, हमारे जन जागरण का और हमारे जो संवैधानिक अधिकार की जानकारी थी, उसके माध्यम से वहां के आदिवासी इतने जागरूक हो गए कि वहां पे 10 लाख टन सोना आज भी आदिवासियों की जमीन पे है। और वो 10 लाख टन सोना इतना ज्यादा है कि उसको अगर आदिवासी निकाल ले वहां झारखंड में, तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। ये तो रही झारखंड की बात। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 46 लाख टन सोना है, जो कि गोंड आदिवासियों की जमीन पे है। और आपके भील प्रदेश में घाटोल, जो कि बांसवाड़ा है, वहां पे 11 करोड़ टन सोना भीलों की जमीन पे है। अगर ये खनिज आदिवासी निकाल ले तो आदिवासियों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी जो जल जंगल जमीन खनिज की जो जानकारी है, ये जानकारी देने के लिए एक जो विचारधारा यहाँ पे चल रही है भील प्रदेश में, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के रूप में एक विचारधारा को संसद और विधानमंडल में उसको बैठाया गया। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। क्या बोली है? ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और ये जो विचारधारा यहाँ पे चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ के जो चलते आ रहे गमेती मुखी पटेल व्यवस्था को आदिवासियों को मालिक बनाना। जहाँ पे हमारे ग्राम सभा और जो मालिक व्यवस्था है, पटेल व्यवस्था, वो अपने हक अधिकारों को जानने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में पीछे हट जाती है, तो वहां पे प्रशासन और जो कानून हमारे जल जंगल जमीन को खत्म करने के लिए, लूटने के लिए जो कानून बनते हैं, उसको रोकने के लिए हमको संसद और विधानमंडल के अंदर में हमारे ही बीच के लोगों को भेजना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के दिन में
हमारे दादा विनोद मसार, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके बीच के आदमी को संसद और विधानमंडल में भेजने की जरूरत है। आपके नजदीक ही जो क्षेत्र है उदयपुर में, वहां पे यूआईटी और यूडे के नाम से एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि नगर निगम का विस्तार के रूप में लाया जा रहा है। आपके खेरवाड़ा में भी नगर निगम का विस्तार किया गया है और जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 243 ZC के अनुसार यहाँ पे नगर पालिका और नगर निगम अवैध है, ठीक है। लेकिन सरकार जानबूझ के गलत कानून ला के यहाँ पे नगर निगम स्थापित करना चाह रही है ताकि यहाँ के जो भील आदिवासी हैं इनको इनके जल जंगल जमीन और खनिज से हटाया जा सके। कल तक हमको लगता था और कल तक हमको पता था कि ये जल जंगल जमीन खनिज हमारा है। आज जितनी भी लड़ाइयाँ होती है या फिर अंग्रेज के समय में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, वो सारी लड़ाइयाँ जो थी वो हमारे जल जंगल जमीन और खनिज को बचाने के लिए ही थी। कल तक जो जंगल हमारा था, आज उस पर सरकार कब्जा करके बैठी है वन विभाग के नाम पे। हम ये बात बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जब कोई पूछता है कि ये जल जंगल जमीन आपका कैसा है, कोई नहीं बता सकता है। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा और ये बात जाननी पड़ेगी और ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी सरकार नहीं बताएगी, कोई भी नेता मंत्री नहीं बताएगा। लेकिन जो इस विचारधारा के माध्यम से चुने हुए लोग हैं, आपके प्रतिनिधि है, वही आपको इन सारी बातों की जानकारी दे सकते हैं। और जो 10 लाख टन सोना वहां पे सरकार के हलक से निकाल के हम लोगों ने वापस लिया, आपके यहाँ भील प्रदेश में भी जितना ज्यादा खनिज है वो सारे हलक से निकाल के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के नाम पे होगा। ये जानकारी आपको यहाँ के जनप्रतिनिधि संरक्षण विधि से मिलेगा। तो ये बात हम बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जब पूछा जाता है कि ये खाली पड़ी जमीन आपकी कैसे है, कोई नहीं बता पाता है। ये खाली पड़ी जमीन अगर पूछा जाता है कि ये खाली पड़ी जमीन किसकी है, तो हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है। जो खाली पड़ी चरवाहा जमीन हम बोलते हैं सरकारी जमीन है। आप हमको बताइए, यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हर व्यक्ति को जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। अगर सरकार की ये जमीन है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? ये खाली पड़ी जमीन जो है वो अगर सरकार का है तो सरकार को बोलो कि उसके बाप का दस्तावेज दिखाए, कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, तो कोई एक बाप नहीं है। तो ये खाली पड़ी जमीन है, ये नदी है, ये तालाब है, इस गांव के अंदर में वो सारी किसकी है? क्योंकि आपकी जो जमीन है वो जमीन तो आपके बाप के बाप के बाप के बाप से मिली है। अगर आपकी जमीन की बात होगी तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी थे, उनके पिताजी थे। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि लड़की कल को अगर गैर आदिवासी से शादी कर लेगी तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चला जाएगा। लेकिन आज हम अपनी जमीन सरकार को भी दे रहे हैं और गैर आदिवासियों को भी बेच रहे हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन और खनिज हमारी कैसे है। जिस समय यहाँ पे कोई नहीं था, कोई अंग्रेज नहीं थे, कोई तुर्क नहीं थे, कोई मुगल नहीं थे, कोई भी सरकार नहीं थी, उस समय 200 साल 300 साल से भी ज्यादा हमारे बाप दादा यहाँ पे थे। और इसी का उदाहरण है कि राणा पुंजा भील जो है, उनकी बात तो छोड़ो, तो यहाँ पे जब कोई मुगल नहीं थे, तुर्क नहीं थे, पुर्तगाल नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ पे बाप दादा रहते थे। और उन्होंने क्या किया था कि ये गांव का सीमाना तय किया था। गांव का सीमाना तय करने के बाद में तय किया था कि ये पहाड़ इस गांव के सीमाने के अंदर में है, यहाँ पे हमारे आने वाले वंश है, यहाँ से लकड़ियां तोड़ेंगे, यहाँ से वन उत्पाद निकालेंगे, खाली पड़ी जमीन पे हमारे पशु चारा चरेंगे, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे हमारी महिलाएं पानी भरेंगी। ये तय करके उन्होंने गांव के सीमाना के अंदर में सारे नदी तालाब जंगल को अपने गांव के अधीन में किया। और जो पहला शीरा बावसी, हमारे जो खत्री का पहला जो पत्थर गड़ता है, वो ये निर्धारित करता है
कि ये गांव हमारे उस खत्री का है, उसके नाम से है, और उसी वंशानुगत खत्री के जो बेटे के बेटे के बेटे आज भी गमेती पटेल बनते आ रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गांव जो है, यहाँ के पहले जो व्यक्ति जिनका शीला बावसी है उनके नाम का है, किसी सरकार की जमीन यहाँ पे नहीं है। तो ये जंगल की अगर बात कर रहे हैं, आज हमारी महिलाएं जंगल जाती है, जंगल में लकड़ियां चुनती है, यहाँ पर से कोई वन उत्पाद तोड़ती है तो उनपे केस लगा दिया जाता है कि ये जंगल तो वन विभाग का है। तो आप हमको ये बताइए कि अगर ये जंगल वन विभाग का है तो वन विभाग के बाप का नाम क्या है? यही बात रतन महल के जंगल में भी पूछी गई थी, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहां के भीलों के जो गमेती व्यवस्था थी, उन्होंने वहां पे यही सवाल पूछा, क्यों? क्योंकि ये जंगल पे कब्जा करके सरकार जो है, वन विभाग है, रीछ अभयारण्य के नाम पे पूरा जंगल अपने नाम पे कर लिया था, और वहां पे एंट्री के रूप में वहां पर से एंट्री फीस लेते थे, रेस्टोरेंट चला रहे थे, वहां पर टेंट सिटी के नाम पे जो भी वहां पे आ रहे उनसे पैसे वसूल रहे थे। तब जाके वहां के गांव ने संविधान के अनुच्छेद 13(3) का, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, ये पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने गांव में ये निर्धारित कर दिया कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये करके तब उन्होंने ये कहा कि ये जो वन विभाग के नाम पे आप यहाँ पे जो रीछ अभयारण्य, कल तक हम जाते थे कि हमारे बाप दादाओं का जंगल था, तो ये तुम्हारा कैसे है? उन्होंने ये पूछा कि ये जंगल अगर तुम्हारे बाप का है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। तब जाके वहां पे वन विभाग ने क्या बोला कि ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 114 आदिवासी भील आदिवासियों के नाम पे है। तो कुल मिला के ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये गांव के अंदर में जितना भी नदी तालाब पहाड़ है, वो सारा हमारे गांव का है। और जब भी हमको लड़ाइयां लड़नी पड़ती है तो ये जो बात आती है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) में लिखित है। और ये बात कहां से आई? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के एक जजमेंट में कहा था। क्या कहा था कि वहां पे उड़ीसा में नियमगिरी पहाड़ी पे आदिवासियों की जमीन पे, आदिवासियों के पहाड़ पे बॉक्साइट का खनन कर रही थी ये कंपनी, और उस कंपनी में वहां के ग्राम सभाओं ने मना कर दिया कि हम अपना पहाड़, चूंकि ये पहाड़ पे हमारे देवता बसते हैं, ये पहाड़ जो है हम किसी सरकार को नहीं देंगे, किसी कंपनी को नहीं देंगे। तब जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई, और बात पहुंचाने के बाद में वहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद उस गांव तक आए, और गांव में आने के बाद में उन्होंने कहा, गांव से पूछा कि क्या आप अपनी जमीन इन सारे सरकार को या इस कंपनी को देना चाहते हैं? तो वहां पे 21 पाल पटेल गमेती बैठी, और बैठने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम अपनी पहाड़ जो है किसी सरकार, किसी कंपनी को नहीं देंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं 21 ग्राम सभाओं के खिलाफ में नहीं जाऊंगा, और उस दिन से ये निर्णय आया, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। लेकिन आज हम अपने गांव के पावर से अनभिज्ञ हैं, और ये विचारधारा जो चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो निचले तबके के, सबसे निचले तबके के लोग हैं, इनको उनका पावर दिलाना, उनके पावर का एहसास दिलाना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में भी लिखित है। क्या बोला गया है कि 92% जो लोग हैं इस भारत देश के निवासी, वो विदेशी है, आक्रमणकारी है, और उनकी संतानें हैं। और जो 8% आदिवासी यहाँ पे रह रहे हैं, जो भील आदिवासी यहाँ पे रह रहे हैं, वो इस भारत देश के असली मालिक हैं, और बाकी के सारे विदेशी है और आक्रमणकारी हैं। तो इस गांव के पावर का इस्तेमाल किया गया बहुत सारे जगहों पे, जैसे आपके जो उदयपुर में नगर पालिका बैठ रही थी यूडीए के नाम पे, उस यूडीए के नाम से जो प्रोजेक्ट वहां पे बैठ रही थी, वहां के ग्राम सभाओं ने साफ साफ मना कर दिया। तब वहां का जो प्रोजेक्ट है वो वहां से हटा लिया गया, चूंकि ग्राम सभाओं के पास में वो पावर था। लेकिन
आज ग्राम सभाओं ने ये पावर के तहत हर प्रोजेक्ट को रोक लिया, लेकिन फिर से नए कानून बना के संसद और विधानमंडल में जो बाहरी लोग बैठे हुए हैं वो नए कानून बनाते हैं और आपको फिर से विस्थापन करने का नया नया कानून लेकर आते हैं। तो उस कानून को रोकने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके बीच के व्यक्तियों को ही चुनकर संसद और विधानमंडल में भेजा जाए। और इसलिए ये जो पार्टी है बाप पार्टी, इसके माध्यम से आपके जो आम राय से सिलेक्टेड व्यक्ति है जो कि जल जंगल जमीन और खनिज के सारे अधिकारों को जानते हैं, विनोद जी मसाद, इनको चुन के संसद, इनको चुन के विधानमंडल में भेजने की आवश्यकता है आप लोगों को। क्योंकि हमारे विचारधारा से चुने हुए 2 विधायक हैं, इन्होंने संसद और विधानमंडल की जो बातें हैं इनको विधानसभा के पटल पे रखा है। जो 100% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि अभी अभी दादा ने बताया कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को संविधान के विरुद्ध में दिया गया, लेकिन आदिवासी समुदाय को जो 100% आरक्षण प्राप्त है उसके खिलाफ में जितने भी यहाँ के विधानमंडल के बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। तो आपके बीच के ही सिलेक्शन विधि से चुने हुए 2 विधायक राम प्रसाद जी डिंडोर और राजकुमार जी रोत ने विधानसभा में ये बात रखी कि यहाँ पे जो आरएएस और आरपीएस का जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आदिवासी भील आदिवासी से ही भरे जाने चाहिए, और यहाँ पे जितने भी नौकरियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ उन पे यहाँ के स्थानीय भील आदिवासियों को ही भर्ती करनी चाहिए, जो कि संविधान में लिखित है। नगर पालिका नगर निगम यहाँ पे अवैध है, ये बात भी उन्होंने विधानसभा में रखी, जो कि वहां के राज्यपाल ने मान भी लिया है। और वहां पे आईपीसी सीआरपीसी यहाँ पे लागू नहीं होता है, इसकी बात भी उन्होंने विधानसभा में रखी। क्योंकि कल तक हमको ये बात पता थी कि जब तक हमारे पास में गमेती पटेल व्यवस्था थी, हमारे क्षेत्र में कोई भी पुलिस नहीं घुसती थी। हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था है जिसमें शादी के समय में भील आदिवासियों में दहेज का कोई प्रथा नहीं है और आदिवासियों पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। पर आज के समय में हमारे भील आदिवासियों पे दहेज का कानून लगा दिया जा रहा है, और दहेज का कानून लगाने के बाद में उनको जेलों में डाला जा रहा है। जबकि एक उदाहरण हमारे पास में है, एक आपके कुलदीप मावी करके हमारे गुजरात के भाई है, उनपे भी महिला ने दहेज का केस लगा दिया था। तब उन्होंने वहां पे कोर्ट में ये बात रखी कि हमारे भील आदिवासियों में दापा प्रथा है, मतलब कि लड़के दहेज लेते नहीं है बल्कि लड़के दहेज देते हैं। ये बात जब उन्होंने वहां पर रखी तो कोर्ट ने बोला कि आप अपने मैटर को ले जाके ग्राम सभा के बीच में रखिए, और इस प्रकार से दहेज का केस जो उस व्यक्ति पे लगा हुआ था वो हट गया। तो ये सारी बातें जो है हमारे बीच के जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, इन सारे लोगों को जो 17 विधानसभा में जिन लोगों को हम लोग चुन के भेज रहे हैं, ये हमारे कानून संविधान की सारे बातें जानते हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आपके जल जंगल जमीन खनिज कैसे बचाए जाए, और इनके द्वारा जो भी संवैधानिक अधिकार है ये जानने वाले लोगों को ही संविधान कानून को जानने वाले लोगों को ही आपको विधानसभा में भेजने की जरूरत है। तो बहुत बहुत जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। थैंक यू।